कल बच्चों मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप और कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल आस्क किया था जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने यस कहा था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बच्चों आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें बच्चों आप फ्यूचर के अंदर एक अच्छे टीचर बन सके, क्योंकि ये जो कोर्स है वो टीचिंग फील्ड से ही रिलेटेड है। और अभी के समय रिसेंटली अगर हम बात करें तो वैसी जगह जगह पर इसके एंट्रेंस हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों को सीटें अलॉट की जा रही है। अगर हम देखा जाए कि इसे कोर्स करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या करियर जो स्कोप है वो क्या होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। सबसे पहले बात की जाए तो बच्चों ये वाला जो कोर्स है एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा जो कि 2 ईयर का होता है, तो आपका ये जो DLED का कोर्स है 2 ईयर डिप्लोमा टीचिंग कोर्स माना जाता है। इसके अलावा बच्चों इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12 पास आउट। आपने किसी भी बोर्ड से की हो, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से की हो या फिर सेंट्रल बोर्ड यानी CBSE या कोई भी अदर बोर्ड से की हो, आपने 12 पास आउट करना जरूरी है और एटलीस्ट कम से कम 50% लाना तो जरूरी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है बच्चों कि ये जो DLED है वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी की जा सकती है और प्राइवेट सेक्टर से भी। तो सर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट सिर्फ आपकी फीस को लेकर है। जहां पर आप गवर्नमेंट में अगर अपना DLED का कोर्स करोगे तो उसकी फीस कम रहती है और ऑन द अदर साइड प्राइवेट में आपको ज्यादा ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो DLED का कोर्स है वो मेरिट बेस्ड भी होता है और एंट्रेंस बेस्ड भी होता है। मेरिट बेस्ड में क्या होता है कि 12th क्लास के मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं और एंट्रेंस में आपसे एक सिंगल एग्जाम लिया जाता है, जो जितनी अच्छी रैंक लाएगा उसको उसके हिसाब से सीट अलॉट कर दी जाती है। तो ये दोनों मोड में होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉपुलर एंट्रेंस की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली में पहले मेरिट बेस्ड होता था, बट दिस सेशन 2022 से यहाँ पर भी एंट्रेंस बेस्ड हो गया, उड़ीसा हो गया। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर एवरी स्टेट के अंदर DLED करवाया जाता है। इवन एक NUS आपने बोर्ड सुना होगा, NUS मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, जो कि ओपन वाला होता है। यहाँ पे 10वीं 12वीं भी करवाई जाती है। तो यहां से बच्चे DLED का कोर्स भी करते हैं, तो यहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आप अपने स्टेट्स और अपने जहां पर भी आप रहते हो उसी के बिहाफ पर बच्चा चूज करता है कि उसके नियर बाय क्या है। तो अगर जैसे कोई दिल्ली वाला है तो ऑब्वियसली वो दिल्ली से ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो होता है वो रेगुलर मोड में और डिस्टेंस मोड में दोनों तरीके से की जा सकती है। जैसे कि आपका एक रेगुलर कॉलेज होता है जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर कॉलेज जाना होता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है या कभी कभार सैटरडे भी क्लास हो जाते, तो वो आपका रेगुलर मोड कहलाता है। तो डिस्टेंस मोड क्या होता है? ज्यादातर क्या होता है डिस्टेंस मोड में कि आपको सैटरडे ही क्लास लगती है या वो भी नहीं लगती या फिर सैटरडे संडे लगती है। तो अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने बिहाफ पर उसे रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये तो एक बेसिक डिटेल होगी DLED के बारे में। इसके अलावा जो होता है इसका सिलेबस, क्योंकि ये 2 ईयर का होता है तो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन, पेडागोजिकल और प्रैक्टिकल, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, जिनकी जो सब कैटेगरी है वो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। पेडागोजिकल जो होता है उसके अंदर आप लैंग्वेज एजुकेशन, चाहे आप हिंदी से पढ़ो या पंजाबी से पढ़ो या फिर उर्दू से पढ़ो या फिर लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश से पढ़ो, ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस पे रखते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया और EVS होता है बच्चों एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो EVS एजुकेशन भी आपको पढ़ने को मिलती है। जो प्रैक्टिकली कोर्स होते हैं लाइक आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट होता है SEP, जिसे हम स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि इसमें आपको फिजिकली स्कूल भी अलॉट किए जाते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए कि आप स्कूल में जाइए, पढ़िए और आप अपने कोर्स के दौरान ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं टीचिंग का। तो ये काफी अच्छा रहता है और इसके जो स्कोर होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स में 300 नंबर आपको आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा पेडागोजिकल में 400, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं,
और लेकिन इसमें चॉइस होती है हिंदी, पंजाबी, उर्दू में से। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें आप देखोगे शुरुआत के जो 3 है वो 100 मार्क्स के आते हैं, लेकिन जो SEP होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे 3 और ये हो गया 7, 8, 9, 10, 1150 टोटल नंबर आपका फर्स्ट ईयर में काउंट किया जाता है। ऑन द अदर साइड जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तो उसमें भी बच्चों बिल्कुल आपको फाउंडेशन, पेडागोजिकल और प्रैक्टिकल कोर्स करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। जैसे फाउंडेशन कोर्स में फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो गया, सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, पेडागोजी, एवेल्युएशन, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सारा आपको कवर करना पड़ता है। इसके अलावा जो पेडागोजिकल होता है इसमें आपको चॉइस मिलती है, जैसे कि लैंग्वेज एजुकेशन जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू है, लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल स्टडी एजुकेशन और साइंस एजुकेशन। इसमें आपको टोटल 3 ही चूज करने पड़ते हैं, जिसमें एक तो लैंग्वेज मैंडेटरी होना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल में वही सब्जेक्ट होते हैं आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क, आर्ट एंड स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया। अगर स्कोर की बात करें टोटल पेपर कितने नंबर का आता है तो 100 मार्क्स ईच आएगा, लेकिन जो SEP है वो आपका 150। तो ये टोटल आपके 1150 मार्क्स बनते हैं। तो दोनों सालों में इक्वल परसेंटेज कैरी की जाती है आपके मार्क्स को लेकर, ठीक है। जितना आप ऑब्टेन करोगे उतने आपके परसेंटेज बन जाती है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका ओवरऑल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का सिलेबस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर इस कोर्स को करने के बाद जो करियर का स्कोप रहेगा वो कितना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है, तभी तो बच्चा कोई कोर्स करता है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको इसके जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, जब आप अपना DLED का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, चाहे आपने कहीं से भी किया हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जॉब दे दी जाती है, नहीं। आपने सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट किया है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मस्ट बी क्वालिफाइड CTET पेपर 1। अगर हम CTET की बात करें, ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है इसे क्वालिफाई करना, ठीक है। अगर CTET की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ बच्चों, आपको DLED करने के बाद CTET क्वालिफाई करना जरूरी होता है। जब आप CTET क्वालिफाई वो भी पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि आप इसी में एलिजिबल होते हो, पेपर 2 में आप एलिजिबल नहीं होते हो DLED करने के बाद, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एक प्योर तरीके से टीचर बनने के लिए, चाहे फिर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की। पहले क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर वाले विदाउट CTET को भी रख लेते थे, बस आपके पास DLED होना जरूरी है, उसकी डिग्री। लेकिन अब क्या है कि अब आपको CTET करना कंपलसरी है NEP के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना। सवाल यहां पर आता है कि सर ये CTET है क्या। देखिए बच्चों, CTET भी एक तरीके का पेपर होता है, बस इसमें यह होता है कि इसे एक ही बार आपको क्वालिफाई करना होता है और ये लाइफ टाइम तक आपके लिए वैलिड रहता है। पहले ये 7 ईयर तक के लिए वैलिड होता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसे लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो ये है क्या, जब आप पेपर 1 की तैयारी करोगे CTET के, तो इसमें आपको बेसिकली 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। वो कौन कौन से हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, EVS मतलब आपका एनवायरमेंटल साइंस, और मैथमेटिक्स, और साथ ही CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एंड पेडागोजी। तो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जो सब्जेक्ट आपके यहां पर है वो सभी के सभी इक्वल मार्क्स ही कैरी करेंगे। जैसे हर एक पेपर आपका 30-30 मार्क्स का आएगा। तो अगर हम 5 सब्जेक्ट को ओवरऑल देखेंगे तो ये आपके 150 मार्क्स बनते हैं। तो ये क्या है कि पहले CTET के जो एग्जाम होते थे वो क्या है कि वो ऑफलाइन मोड में होते थे, यानी कि जैसे आप अपने स्कूल में पेपर दे के आते हो वैसे ही होते थे। लेकिन अब की बार टेक्नोलॉजी काफी तेजी से ग्रो करती जा रही है, तो अब CTET के जो एग्जाम होते हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होते हैं, यानी कि आपको सेंटर पे तो जाना होता है लेकिन वो कंप्यूटर मोड में आपको आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपका 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर आता है। अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सो इसलिए इसके अंदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो उन्हें 90 या फिर उससे ज्यादा स्कोर लाना कंपलसरी होता है। इसके अलावा 82
82 और 82 तीनों कैटेगरी यानी कि SC, ST और OBC इन तीनों को 82 या फिर इससे ज्यादा स्कोर लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और अच्छी बात है कि ये MCQ मोड में ही आता है। जितने नंबर का ये पेपर होता है उतने ही मिनट्स आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, यानी कि अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो आपको टोटल 2.5 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि 150 मिनट्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो DLED करने के बाद आपको ये पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन अब क्या है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया DLED का, तो उसके बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और अभी एक ये लेटेस्ट चीज भी रनिंग में है कि अगर आपने जैसे ही DLED में एडमिशन लिया और CTET का एग्जाम आपका निकला तो आप फॉर्म तब भी फिलअप कर सकते हो, यानी कि 0 ईयर से आप CTET का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो इस चीज का भी आपको पता होना जरूरी है। CTET का एग्जाम साल में 2 बार निकाला जाता है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। बाकी अगर आप YouTube पे, गूगल पे CTET के बारे में सर्च करोगे और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी इतना आपको एटलीस्ट पता होना जरूरी है। इसके अलावा जब आप DLED कंप्लीट कर लेते हो और CTET का पेपर 1 भी क्वालिफाई कर लेते हो, पेपर 1 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो B.Ed वाले बच्चे करते हैं ज्यादातर, जो कि अपना 6 से 10वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना। तो जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे, DLED भी कर ली, तो क्या सर अब जॉब लग जाएगी? तो अभी भी जॉब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहीं से सारा खेल हमारा शुरू होता है। CTET का जो एग्जाम होता है हर साल 30 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं। पहले इसका जो रहता था सिर्फ 1 से 2 लाख बच्चे ही पास आउट कर पाते थे, लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हैं, रिसोर्सेज काफी ज्यादा अवेलेबल हो चुके हैं, तो 5 से 6 लाख बच्चे हर साल इसे क्वालिफाई कर लेते हैं और ये धीरे धीरे इंक्रीज होता ही रहेगा, लेकिन ये मैंडेटरी होता है क्वालिफाई करना। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्कोर कम आया, आपने क्वालिफाई कर लिया है, 90 नंबर ला दिए, तो आप दोबारा से भी एग्जाम दे सकते हो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर स्कोर को ज्यादा लाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। एक बार आप कर लो ये इनफ रहता है। तो जब आप ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो जब ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर क्या अब जॉब लग जाएगी? जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या स्कोप है? तो देखिए बच्चों, जॉब आपकी अब लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बस एक चीज को क्लियर करना होगा, वो है जिस फील्ड में आप जॉब लेना चाहते हो। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब लेना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब लेना चाहते हो, क्योंकि 2 मेन सेक्टर होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर होता है, हालांकि वो प्राइवेट का ही एक पार्ट है, तो सब पार्ट कह सकते हैं, वो है सेल्फ वाला। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको तीनों सेक्टर में देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर KVS आपने नाम सुना होगा। KVS ऑल ओवर इंडिया में उसके लॉट्स ऑफ ऐसे स्कूल्स है जहां पर वैकेंसी हर साल निकलती रहती है। कभी कभार 2 साल का गैप हो जाता है, कभी कभार 3 साल का भी गैप हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हमें KVS की वैकेंसियां देखने को मिलती रहती है। तो KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसके अलावा DSSS दिल्ली का ही एक बोर्ड है जो कि आपको PRT की यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी हर 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर देखने को मिलते रहती है। उसके अलावा देश के अंदर 28 स्टेट है, हर एक स्टेट लेवल पर भी बच्चों आपको जो PRT की वैकेंसी वो देखने को मिलती है। जैसे कोई बच्चा यूपी में रहता है तो यूपी का अपना एक अलग बोर्ड होता है, MP का अपना एक अलग बोर्ड होता है। तो ये जो सारी चीजें स्टेट लेवल पे भी अलग अलग निकलती रहती है वैकेंसियां। इसके अलावा आर्मी स्कूल्स भी होते हैं जिनकी लिमिटेड सीट होती है, तो अगर आप आर्मी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आप यहां पर भी ले सकते हो, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, ये स्वतंत्र है एक तरीके से, लेकिन इसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी नहीं करना चाहते, तो अगर आप प्राइवेट की करना चाहते हो, तो प्राइवेट में कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा? तो प्राइवेट में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू मोड होता है या कहीं कहीं पर आपसे टेस्ट भी ले लिया जाता है। तो स्टेट लेवल के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी टीचर के लिए। और कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी काफी बड़े बड़े फेमस है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके भाई ये सारी चीजें एलिजिबल है तो। इसके अलावा कोचिंग सेंटर जो होते हैं, ट्यूशन जो होते हैं जैसे आपके एरिया में, आप वहां पर भी अपना जॉब कर सकते हो। और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी होती है, आप ये भी कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आफ्टर DLED और CTET क्वालिफाई करने के बाद।
इसके अलावा आपके पास एक अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन भी होता है कि आप ये जब इतने आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हो। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, अपनी ऐप जनरेट करना हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। वर्क एज अ फ्रीलांसर भी आप यूज कर सकते हो और एक कंटेंट राइटर के तौर पर भी किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हो, जिसका आपको एक पैसा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको डीएलएड करने के बाद देखने को मिलती है अलग अलग सेक्टर के अंदर। सवाल यहां पर आता है कि सर सैलरी कितनी होगी, ये हमें बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इतना सारा किया लेकिन सैलरी हमें कितनी मिलेगी? तो इन सभी सेक्टर की मैंने सैलरी भी यहां पर मेंशन की है। एस्टिमेटेड है, ऐसी कोई फिक्स्ड नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मोटे तौर पे आप देख सकते हो। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, केवीएस में जब आप अपना सिलेक्शन लेते हो, केवीएस का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि 150 मार्क्स को आपका पेपर देना होता है। इसके अलावा आप क्वालिफाई होते हो, फिर आपको एक और पेपर देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आप इजीली अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन जहां पर आप रहते हो वहां पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको किसी अदर स्टेट में ज्यादातर जॉब प्रोवाइड कराई जाती है और आपको एक हेडक्वार्टर भी दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि केवीएस अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो इसका एग्जाम भी ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है। तो 30 से 40 हजार इसकी सैलरी एस्टिमेटेड आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो DSSB है, तो ये दिल्ली का ही बोर्ड है। अगर आप DSSB का एग्जाम क्लियर करते हो, PRT का, जो कि 200 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको कोई इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एग्जाम क्लियर किया और एग्जाम क्लियर के बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आपकी डायरेक्ट जॉब सरकारी स्कूल में लग जाती है। और यहाँ की जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा होती है, 40 से 50 हजार आपको इजिली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन कॉम्पिटिशन वही बात है, काफी टफ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेट लेवल जैसे यूपी में, MP में, हरियाणा में, पंजाब में भी अलग अलग टीचिंग वैकेंसियां निकलती रहती है, जहां पर उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अगर राजस्थान में निकला है तो राजस्थान खुद अपना एग्जाम लेगा, वहां के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस पे रखेगा, अदर जो स्टेट के होंगे उन्हें थोड़ा कम प्रेफरेंस देगा। तो स्टेट लेवल में भी कम से कम देखा जाए, हर एक स्टेट लेवल की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। उनका जो भी इन्होंने शेड्यूल जारी किया होता है कि ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। तो अगर हम एस्टिमेटेड लगाए तो कम से कम 25 से लेकर 40 हजार, गवर्नमेंट सेक्टर है इसलिए यहां तक आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो आर्मी स्कूल होते हैं, तो आर्मी स्कूल आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ावा देते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 10 से लेकर 34 हजार तक के बीच में आपको देखने को मिल जाती हैं। जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं डीएलएड और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, तो यहां पर आपको स्टेट लेवल के जो स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एक इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, कहीं कहीं टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो आपको कम से कम 5,000, क्योंकि शुरुआती सैलरी होती है, प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 30 तक भी आराम से सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे अगर आप वहां पे अप्लाई करते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, पढ़ाते हो, तो वहां पर भी देखो इंस्टीट्यूट में ज्यादा मिल जाती है क्योंकि वहां पे स्कोप ज्यादा होता है, लेकिन आपको थोड़ा लेवल भी अच्छा अपना दिखाना पड़ता है। तो वहां पर आप 25 से 40 तक आराम से कमा लेते हो। कोचिंग सेंटर जो कि आपके नियर बाय में होते हैं, वहां 5 से 20 हजार रख लेते हो, वो अलग अलग TNC पर अप्लाई करता है। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी कर सकते हो, कहीं पर इतने टाइम किया, कहीं पे 6 महीने के लिए, कहीं पर 1 साल तक के लिए, तो वो 8 से 15 हजार आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में मिल जाते हैं। तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर का है। अगर अपना करते हो सेल्फ, तो भैया सेल्फ में तो आपकी फुल्ली डेडिकेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फिनिटी को शो करता हूँ कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतना बेशक ना मिले, लेकिन जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको इतना मिलेगा जितना आप सोचते भी नहीं हो। लेकिन इसमें काफी हार्डवर्क होता है, पेशेंस लेवल रखना पड़ता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर वाकई में आप डेडिकेट हो अपने इस काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपना भी कर सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि पहले आप कहीं पे एक्सपीरियंस लो, फिर अपना स्टार्ट करो, तो ये काफी अच्छा रहता है। तो ये बच्चों आपका ओवरऑल आफ्टर डीएलएड एंड सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और एक सेल्फ कैटेगरी में ये चीजों की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो आज के समय प्रेजेंट टाइम में डीएलएड करने के बाद, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक जॉब नहीं लग पाती है, और वो कंपटीशन में फिर भी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो कंपटीशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल लो बिल्कुल नहीं हो सकता,
एवरेज कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हाई ही कंपटीशन होता है। इसका रीजन ये है कि 12 करने के बाद 2 साल का जो डीएलएड होता है वो यूई हो जाता है और सीटेट का भी एग्जाम आराम से क्लियर बच्चा कर लेता है। तो 3 साल, जहां पर एक बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन में लगाता है, यहाँ पे 3 साल आप लगा के वेल क्वालिफाई हो जाते हो और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड को आप तभी कर सकते हो जब आपने 12 पास आउट कर रखी हो, 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी हो, तब आपको 2 साल की बीएड करने पड़ेगी, उसके बाद सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर कंपटीशन पीआरटी के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि सर हम ना करें, कंपटीशन ज्यादा है, नहीं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं है, बट आपको फिर भी कंपीट करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। और अगर आप सुलझे दिमाग से सारी चीजें करोगे सो डेफिनेटली आपकी जरूर लगेगी, क्योंकि अब से पहले वालों की भी लगती आई है, आपकी भी लगेगी और आने वालों की भी लगेगी। लेकिन कंपटीशन कभी कम नहीं होगा। अगर कंपटीशन के डर से अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो इससे अच्छा हमें पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। सेल्फ बिलीव होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बच्चों एक ओवरऑल वीडियो थी डीएलएड के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपको जब पढ़ाई शुरू करोगे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपको पढ़ना क्या क्या होगा, पढ़ने के बाद जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करोगे सीटेट का एग्जाम कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी वो मैंने आपको बता दिया, किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेल्फ अपना कर सकते हो, कितनी सैलरी होगी और साथ ही कंपटीशन किस लेवल का होता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर डीएलएड करने के बाद आपको फेस करना पड़ेगा। और कंपटीशन हाई है तो अपनी स्टडी भी एक नेक्स्ट लेवल की रखने पड़ेगी अगर आप वन टाइम में सारी चीजें अचीव करना चाहते हो। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है। अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो डेफिनेटली जाओ, लेकिन जाओ ऐसे कि आपको पछतावा ना हो, क्योंकि इसके अंदर आपको टॉप क्लास की स्टडी अपनी दिखानी ही पड़ेगी। होप सो कि बच्चों आपको ये सारी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप खुद से एक बार रीड आउट अच्छे से कर लो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये सोशल मीडिया के हैंडल है, आप कनेक्ट हो सकते हो। क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथ। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि अगर वो भी इस फील्ड में जा रहा है तो उसके लिए कितना सही है और कितनी गलत है। तो मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।